एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम रोग निदान में एक और नया चैप्टर जो कि है हेमोपोएटिक डिसीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टॉपिक है एनीमिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो इस चैप्टर से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो 90% चांसेस है कहां से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों? एनीमिया से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनीमिया, उसके बाद हम नोट्स पर आकर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एनीमिया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, जब आप क्या करोगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे, है ना, और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो आपको कुछ इस तरह के सिम्टम बता रहा है, जैसे कि मान लो उसको क्या हो रही है बच्चों, थकावट हो रही है यानी कि टायर्डनेस, ठीक है, या उसको क्या हो रही है बच्चों, कमजोरी हो रही है यानी कि वीकनेस, ठीक है, साथ में उसको सुस्ती आ रही है यानी कि लेथर्जी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको वह व्यक्ति क्या करता है, सिम्टम बताता है। ठीक है, साथ में आप भी क्या करोगे, उस पेशेंट को डायग्नोज करोगे, है ना, और डायग्नोज करने पर आपको पता चलता है कि उसकी जो कंजक्टिविया है ना, उसकी जो कंजक्टिवा है, ठीक है, वो कैसी हो गई है, लगभग व्हाइट या लाइट कलर की हो गई है ना। कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है, आपकी ये जो आंख है ना, आंख ये जो स्लेरा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ये जो दिखाई दे रही है पत्ती से झिल्ली जो कि पिंकिश कलर की होती है, ये है ना, इसे आप क्या कहते हैं बच्चों, कंजक्टिवा, है ना। ये आमतौर पर कैसी होती है बच्चों, पिंक कलर की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एबंडेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको ये जो पाम दिखाई दे रहा है ये भी कुछ पिंक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एबंडेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो आपको नेल दिखाई दे रहे हैं ये भी नॉर्मल कंडीशन में कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, पिंकिश दिखाई देते हैं। लेकिन ये पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोस किया, डायग्नोस करने पर आपको पता चला कि उसकी कंजक्टिवा, ठीक है, साथ में उसके नेल्स, ठीक है, और साथ में उसका पाम, ये तीनों कैसे हो गए बच्चों, व्हाइट या लाइट कलर के हो गए, है ना। और इस साइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस साइन को जहां पर नेल, कंजक्टिवा या पाम कैसे हो जाते हैं, व्हाइट या लाइट कलर के हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पेलार। ठीक है, तो कुछ पेलार ये वाला साइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप समझ जाना बच्चों, आप समझ जाना, यह व्यक्ति जो है एनीमिक हो सकता है, यानी कि इसको एनीमिया हो सकता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप उस व्यक्ति को बोलोगे आप आपका क्या कराइए, सीबीसी टेस्ट कराइए। सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराइए। ठीक है, तो वो फिर पैथोलॉजी लैब में जाएगा और लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएगा और रिपोर्ट लेकर आएगा। ठीक है, जब वह रिपोर्ट लेके आया आपके पास, ठीक है, जब वह आपके पास ब्लड रिपोर्ट लेके आया, ठीक है, और आपने देखा उसकी ब्लड रिपोर्ट में कि उसके ब्लड में क्या हो गया बच्चों, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया है, इसको देखकर आप कंफर्म हो जाओगे कि पक्का इस व्यक्ति को क्या हो गया बच्चों, एनीमिया हो गया है। ठीक है, तो व्हाट इज एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है ना। सो व्हाट इज एनीमिया, तो इस तरह से एनीमिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो एनीमिया इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का रिड्यूस हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम एनीमिया कहेंगे। लेकिन बच्चों ये जो मैंने लिखा है, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड, दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। ये एनीमिया की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। अगर हम एनीमिया की अकॉर्डिंग टू रॉबिन, है ना, जो कि पैथोलॉजी की अच्छी बुक है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एनीमिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों, वो है रिडक्शन इन रेड सेल मास बिलो द लोअर लिमिट। और रेड सेल मास क्या होता है बच्चों, रेड सेल मास क्या होता है, आप सभी जानते हैं हमारी ब्लड में लगभग 4.2 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर, है ना,
इतने रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में लगभग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू से रेड सेल मास का रिडक्शन हो जाना, यही क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू रॉबिन एनीमिया है। लेकिन बच्चों हम ये जो रेड सेल मास है इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर एनीमिया एज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं रेड सेल मास है ना, रेड सेल मास जो है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आरबीसी काउंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनीमिया इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिलो द लोअर लिमिट। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन है रिडक्शन इन रेड सेल मास बिलो द लोअर लिमिट, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। लेकिन in practice we cannot measure easily this red cell mass, that's why we consider definition of anemia as reduction in hemoglobin concentration। तो अगर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उससे कम हो गया है, इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है बच्चों, एनीमिया है, ठीक है। तो आप कैसे डायग्नोस करोगे, तो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है। आपको पेशेंट जो है वो क्या बताएगा, कुछ सिम्टम बताएगा, जैसे कि उसको थकावट सी होगी है ना, साथ में उसको सुस्ती भी आएगी है ना, और उसको कमजोरी भी महसूस होगी है ना। इसके अलावा आप खुद भी पेशेंट को डायग्नोस करोगे, ठीक है, और पता लगाओगे कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी कंजक्टिवा, नेल या पाम कैसे हो गए, व्हाइट कलर के हो गए, पेल कलर के हो गए, इसका मतलब उस व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को पैथोलॉजी लैब भेजोगे, ठीक है। पैथोलॉजी लैब में जाकर वो व्यक्ति क्या कराएगा, सीबीसी टेस्ट कराएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएगा, ठीक है, और फिर आपके पास रिपोर्ट लेके आएगा। रिपोर्ट में आपने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब आप कंफर्म हो जाओगे कि वह व्यक्ति क्या है बच्चों, एनीमिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीमिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीमिया, ठीक है। चलिए नोट्स पे देखिए है ना, नोट्स पे देखिए क्या होता है एनीमिया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, एनीमिया इज डिफाइंड एज अ रिडक्शन ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो द नॉर्मल लिमिट, ठीक है। तो हमारे ब्लड में रेड सेल मास का क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना बिलो द नॉर्मल लिमिट, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनीमिया। बट इन प्रैक्टिस द मेजरमेंट ऑफ रेड सेल मास इज नॉट इजी, आसानी से हम रेड सेल मास को मेजर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फॉर डायग्नोसिस एनीमिया वी कंसिडर रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चूंकि रेड सेल मास को मेजर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर डायग्नोसिस एनीमिया हम क्या करते हैं, हम हमारा जो प्रैक्टिस के दौरान क्या मेजर करते हैं, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए हाँ, तो 10 एनीमिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, एनीमिया इज डिफाइंड एज reduced hemoglobin concentration in blood below the lower limit of normal range for the age and sex of the individual, ठीक है। तो for particular age and sex reduction in hemoglobin concentration in blood below the lower limit, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एनीमिया, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है हीमोग्लोबिन की, तो फॉर पर्टिकुलर एज एंड सेक्स, अगर हम एडल्ट मेल की बात करते हैं तो एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, लगभग 13 ग्राम पर डेसीलीटर। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें कितना होता है, लगभग 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो आपके पास मान लो कोई पेशेंट आया, तो सबसे पहले आप उसका एज पूछते हो है ना, फिर आप सेक्स देखते हो है ना, फिर बाद में आप ब्लड रिपोर्ट देखते हो। ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको पता चला कि अगर वो एडल्ट मेल है और उसके ब्लड रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, इसका मतलब वह मेल क्या है बच्चों, एनीमिक है, ठीक है। अगर फीमेल है, अगर इस वैल्यू से कम हो गया, इसका मतलब ये फीमेल क्या है बच्चों, एनीमिक है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है और उसके ब्लड रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है 15 ग्राम पर डेसीलीटर से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब न्यूबॉर्न बेबी क्या है बच्चों, एनीमिक है, ठीक है। तो इस तरह से एनीमिया क्या हो जाएगा, फॉर पर्टिकुलर एज एंड सेक्स रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट।
तो यही क्या है बच्चों, दिस इज एनीमिया। ठीक है, तो आई होप आपको एनीमिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। हाँ, उससे पहले हम देखते हैं कॉमन सिम्टम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वैसे तो एनीमिया कई तरह के होते हैं, लेकिन सब में आपको कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा, जो कि है टायर्डनेस, वीकनेस एंड लेथर्जी। यानी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा और इस तरह से अगर आपको सिम्टम वो बता रहा है, इसका मतलब वह पर्सन एनीमिक हो सकता है। लेकिन फिर कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, उसको पैथोलॉजी लैब में भेजोगे, है ना, ब्लड टेस्ट करवाओगे, ब्लड टेस्ट करने पर वो रिपोर्ट लाएगा, फिर आप रिपोर्ट को देखोगे, रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा, कंफर्म होगा कि वो एनीमिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, कॉमन सिम्टम है जो आपको सारे एनीमिया में देखने को मिलते हैं। कई सारे एनीमिया होते हैं और अलग अलग एनीमिया के पर्टिकुलर सिम्टम भी होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ये आपको सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, साइन ऑफ एनीमिया, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए सिम्टम जो होता है वो पेशेंट बताता है, लेकिन साइन क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो पेशेंट को और फिर पता लगाते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या दिया, पेलार, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको पता लगा कि उसके कंजक्टिवा, नेल और पाम जो है ये क्या हो गए, कुछ पिंकिश कलर, पिंकिश से व्हाइटिश कलर के हो गए, है ना, तो इस तरह से इनका व्हाइटिश या पेल कलर हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पेलार कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एनीमिया, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन एंड इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड किडनी, दिस आर द साइन ऑफ एनीमिया। ठीक, चलिए हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, तो ब्रॉडली एनीमिया आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, है ना। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 इज पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से एनीमिया जो होते हैं ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ठीक है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, है ना, तो नाम से आपको पता चल रहा है, दिस टाइप ऑफ एनीमिया जो होता है, दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एनीमिया को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में किसको देखेंगे, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में एक तो आरबीसी के साइज को देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चों, आरबीसी के कलर को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि साइज और कलर हम कैसे डिटरमाइन करें आरबीसी का, है ना, कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे देख के तब पता नहीं लगा सकते हम, है ना, तो फॉर डिटरमाइनिंग साइज, फॉर डिटरमाइनिंग साइज हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर डिटरमाइनिंग साइज हम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, है ना, एंड फॉर डिटरमाइनिंग कलर वी डिटरमाइन एफसीएचसी वैल्यू। एफसीएचसी मतलब एक एफसीएचसी, एमसीएचसी इसका मतलब क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ, तो अगर हमको कलर को डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एमसीएचसी इसकी वैल्यू देखेंगे, और अगर साइज को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम एमसीवी वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को पैथोलॉजी लैब में भेजोगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाओगे, है ना, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट में आपको ये भी, इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल एमसीवी वैल्यू की बात करते हैं, है ना, तो नॉर्मल एमसीवी वैल्यू जो होता है इसका क्या रेंज होता है बच्चों, नॉर्मल रेंज इसका क्या होता है, एमसीवी का मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज कितना होता है बच्चों, तो लगभग ये कितना होता है, लगभग ये बच्चों लगभग ये कितना होता है, 82 से लेके 98 फेम्टोलीटर। ठीक है, इतना ये क्या है बच्चों, दिस इज द नॉर्मल रेंज, है ना, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीवी। ठीक है, वह अगर हम एफसीएचसी की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो लगभग 31 to
36 ग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज द नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो अगर मान लो क्या होता है बच्चों, है ना, अगर मान लो क्या हो जाता है, इस वैल्यू से, है ना, इस वैल्यू से एमसीबी का वैल्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना, जैसे कि मान लो लेस देन 80 हो गया, ठीक है, और एमसीएचसी का वैल्यू लेस देन 30 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आरबीसी का साइज है वो स्मॉल हो गई है, स्मॉल देन नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आरबीसी का कलर जो है, आरबीसी का कलर जो है वो क्या हो गया है, लेस हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहेंगे, जहाँ पर आरबीसी का साइज स्मॉल हो गया है देन नॉर्मल एंड कलर कैसा हो गया है, लेस हो गया है। तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहेंगे, इस तरह के एनीमिया को हम कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, क्रोमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रोमिक का मतलब होता है साइज, सॉरी, क्रोमिक का मतलब क्या होता है, क्रोमिक का मतलब होता है कलर, है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कलर। एंड साइटिक का मतलब क्या होता है, साइज। ठीक है, तो अगर मान लो आरबीसी का साइज कैसा हो गया, स्मॉल देन नॉर्मल, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोसिटिक। और कलर लेस हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपोक्रोमिक। कैसे पता लगाओगे, तो आपको साइज के लिए एमसीबी वैल्यू को देखना है और कलर के लिए एमसीएचसी वैल्यू को देखना है। ठीक है, जिसका नॉर्मल रेंज ये दिया गया है, अगर इससे कम हो गया है इसका मतलब उस व्यक्ति को जो एनीमिया है वो किस टाइप का एनीमिया है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, अगर मान लो आपने ब्लड रिपोर्ट में देखा कि उसकी जो वैल्यू है एमसीबी और एमसीएचसी की वो कितने नॉर्मल है, यानी कि 82 98 या 31 36 के बीच में, इसका मतलब साइज भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। तो इस तरह के, है ना, इस तरह के एनीमिया को जहां पर क्या है बच्चों, साइज भी नॉर्मल है एंड कलर भी क्या है, नॉर्मल है ना, दोनों चीज क्या है बच्चों, नॉर्मल है। तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहेंगे, इस तरह के एनीमिया को कहेंगे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है ना, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, तो पहला टाइप क्या हो गया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा क्या हो गया बच्चों, जिसमें साइज भी नॉर्मल है कलर भी नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, है ना। साइटिक का मतलब क्या होता है, साइज, क्रोमिक का मतलब क्या होता है, कलर, नॉर्मो यानी कि नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल साइज है, कलर नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। कैसे पता लगाओगे, वैल्यू को देख के। साइज के लिए आप एमसीबी वैल्यू को देखोगे जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इतनी होती है। कलर के लिए आप एमसीएचसी वैल्यू को देखोगे जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। और अगर मान लो क्या होता है बच्चों, अगर मान लो क्या होता है, अगर मान लो क्या होता है बच्चों, आरबीसी का जो साइज है वो क्या होता है, ग्रेटर देन नॉर्मल, है ना, ग्रेटर देन नॉर्मल। कैसे पता लगाओगे, वैल्यू को देखोगे। अगर वैल्यू इससे ऊपर जा रही है, यानी कि लगभग 100 फेमटोलीटर से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब साइज बढ़ गया है और कलर तो कैसा रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहेंगे, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वी क्लासिफाई एनीमिया इनटू 3 टाइप। पहला माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया एंड तीसरा जो हो जाएगा बच्चों जहाँ पे साइज ग्रेटर हो जाता है देन नॉर्मल, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मैक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, ये तो इस तरह से बच्चों, पहला माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, दूसरा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, तीसरा मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, है ना। हाँ, तब देखिए यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ आरबीसी स्मॉलर देन नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल पिलर जो होता है, अब सेंट्रल पिलर क्या होता है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह से बाइकॉन्केव शेप की
आरबीसी होती है। ठीक है, एक मिनट अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से बाई कॉन्केव शेप की क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, अब ना बाई कॉन्केव होने की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है बच्चों, इस तरह से पेरिफेरल पे आ जाता है। ठीक है, जिस कारण ये वाला एरिया जो होता है कुछ पिंकिश दिखाई देता है, और बीच वाला जो एरिया, ये वाला एरिया जो होता है कुछ व्हाइट, है ना, व्हाइटिश या पेल दिखाई देता है। तो ये वाला जो एरिया है जो कि व्हाइटिश या पेल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम सेंट्रल पेलार कहते हैं, है ना, सेंट्रल पेलार कहते हैं। ये कितना होता है, तो लगभग 1/3 ऑफ टोटल डायमीटर ऑफ आरबीसी इज ऑक्यूपाइड बाय दिस सेंट्रल पेलार। बाकी 2/3 ऑफ आरबीसी जो होता है वहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है, तो ये जो सेंट्रल पेलार है ये क्या होता है, मोर देन 1/3 हो जाता है। ठीक है, हाँ, और एमसीवी, मैंने आपको बोला था एमसीवी की वैल्यू लेस देन 80 फेमटोलीटर हो जाती है। ठीक है, और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये भी रिड्यूस हो जाता है, लगभग कितना, लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, हाँ, और इस तरह की आरबीसी यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, जहाँ पे साइज स्मॉलर देन नॉर्मल एंड कलर लेस, इस तरह की आरबीसी आपको कौन कौन से एनीमिया में देखने को मिलती है, तो 4 इसके एग्जाम्पल है बच्चों, है ना, 4 इसके एग्जाम्पल है ना। ये 4 टाइप जो आपको दिखाई दे रहे एनीमिया के, इसी में आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है। तो क्या क्या है, तो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों ये 4 एनीमिया है। इन 4 एनीमिया में ही आपको आरबीसी जो होती है कैसे दिखाई देती है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, न्यूमोनिक किसका क्या है, इसका न्यूमोनिक है, याद करने के लिए क्या है बच्चों, SITA, सीता, सीता, इसको याद कर लो आप, है ना। एस यानी कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आई आयरन डेफिशिएंसी, टी थैलेसीमिया, ए एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो ये 4 टाइप के एनीमिया है जिसमें आरबीसी कैसे होती है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, याद करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया इज विच टाइप ऑफ एनीमिया। तो वहाँ पे 4 आपको ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक लगाना है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। वैसे आयरन डिफिशिएंसी का पूछ सकता है, थैलेसीमिया का पूछ सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, है ना, यानी कि यहाँ पे साइज भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। ठीक है, साथ में यहाँ पे सेंट्रल पिलर भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा, एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल रहेगी, और मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी नॉर्मल रहेगा, है ना। इसके एग्जांपल क्या क्या है, एग्जांपल है, हाँ, दिस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक विद हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। इसके एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, है ना, एंड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, पेरोक्सिमल नोक्ट्यूमल हीमोग्लोबिनूरिया, एंजाइम डेफिशिएंसी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट G6PD डिफिशिएंसी। ठीक है, हाँ, तो ये 4 है। ठीक है, ये 4 है ना। इसका न्यूमोनिक क्या है, SHAPE, सेप, है ना, सेप, याद कर लो, सेप। ठीक है, तो दिस इज अ हाई रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, है ना। वही अगर हम लो रेटिकुलोसाइट की बात करते हैं तो रिनल फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड माइलोफिब्रोसिस एंड कैंसर। ठीक है, रामचंद्र, न्यूमोनिक क्या है, RAM, और CA को चंद्र मान लो, रामचंद्र। ठीक है, याद कर लो। उसके बाद मैक्रोसिटिक, यहाँ पे साइज क्या होता है बच्चों, नॉर्मल देन ग्रेटर हो जाता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ना, लार्जर देन नॉर्मल। सेंट्रल पेलार नॉर्मल रहता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और कलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो लीवर डिसीज एज इन एल्कोहलिक्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग लाइक मेथोट्रेक्सेट एंड अदर ड्रग्स लाइक फिनोटिन। तो एग्जाम्पल इसको आप याद कर लो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वी क्लासिफाई एनीमिया इनटू 3 टाइप। ठीक है, number 1 is microcytic hypochromic, number 2 is normocytic normochromic, number 3 is macrocytic। ठीक है, तो these are the 3 type of anemia on the basis of morphology। morphology में हम क्या देखते हैं, साइज और कलर। साइज कैसे पता लगाएंगे, तो बाय डिटरमाइनिंग वैल्यू MCV, एंड कलर कैसे, तो बाय डिटरमाइनिंग MCHC वैल्यू। ठीक, चलिए
इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा। कोई पेशेंट आया, सबसे पहले तो आप कॉमन सिम्टम को देखोगे, साइन को देखोगे, फिर उसको पैथोलॉजी लैब में भेजोगे, फिर उसके रिपोर्ट को चेक करोगे। रिपोर्ट को चेक करने के बाद अगर आपको हीमोग्लोबिन कंटेंट कम दिखाई दे रहा है, साथ में आप एमसीबी की वैल्यू देख सकते हैं, एमसीएचसी की वैल्यू देख सकते हैं, है ना। तो उसको देखने के बाद आप पता लगा लोगे। अगर मान लो एमसीबी की वैल्यू और एमसीएचसी का वैल्यू क्या हो गया है, लेस देन नॉर्मल हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया है। उसमें मैंने आपको 4 बताए थे, है ना। कौन कौन से 4 है बच्चों, कौन कौन से 4 है ना, कौन कौन से 4 है ना। माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक को मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे। कौन कौन से, तो सिडरोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, है ना। इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अब इनके भी पर्टिकुलर सिम्टम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप फिर इस तरह से क्या करते जाते हो बच्चों, फिल्टर करते जाते हो और फिर एक लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हो। ठीक, चलिए। हाँ, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी कि किस कारण से एनीमिया हुआ है ना। तो दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो डिवाइड इनटू 3 टाइप, और उसमें भी आपको सब टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे क्या बोला, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस के कारण एनीमिया, ठीक है। तो दिस अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप, एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। तो एक्यूट टाइप आपको कब देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग एक्सीडेंट, है ना। अगर मान लो आपको एक्सीडेंट हो गया है या कोई सर्जरी हो रही है, तो उस दौरान जो ब्लड लॉस हो रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्यूट ब्लड लॉस। क्योंकि ब्लड लॉस होगा, आरबीसी भी लॉस होगी, है ना, और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम होगा, जिसका मतलब इस टाइप का एनीमिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्यूट, ड्यूरिंग सर्जरी और एक्सीडेंट के दौरान होता है, तो ठीक है। दूसरा क्रोनिक, क्रोनिक यानी कि डेली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज लूजिंग फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि बात करते हैं, मान लो किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, किसी को पाइल हो गया है, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड का लॉस होना, इस टाइप के एनीमिया को हम कहेंगे बच्चों क्रोनिक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे किस कारण, ब्लड लॉस के कारण हुआ, ठीक है। दूसरा दूसरा आरबीसी का प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो गया है ना। आरबीसी का प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इससे भी क्या हो सकता है बच्चों, एनीमिया हो सकता है ना। क्योंकि आरबीसी ही नहीं बन रही है, तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो फिर इसका मतलब सत्य क्या है बच्चों, एनीमिया है, ठीक है। हाँ, तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। बोन मेरो में क्या होता है बच्चों, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है ना। दिस स्टेम सेल कन्वर्ट इनटू प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, देन दिस इनटू अर्ली इराइथ्रोब्लास्ट, दिस लेट इराइथ्रोब्लास्ट, दिस कन्वर्ट इनटू नॉर्मोब्लास्ट, है ना। And after that this normoblast into reticulocyte and this reticulocyte convert into RBC, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकल गया, है ना, एंड देन ये इराइथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज हो सकता है, तो या तो क्या हो जाए बच्चों, बोन मेरो में डिफेक्ट हो जाए, है ना, बोन मेरो में डिफेक्ट हो जाए, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है बच्चों, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना। या तो स्टेम सेल में डिफेक्ट हो जाए, है ना, या ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिफेक्ट हो जाए, या न्यूक्लियस में डिफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको एनीमिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट हो गया है, तो इससे आपको 2 तरह के एनीमिया हो सकते हैं। अगर मान लो हिम सिंथेसिस में डिफेक्ट है, जिससे होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर ग्लोबिन सिंथेसिस में डिफेक्ट है, जिससे थैलेसेमिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो न्यूक्लियर डिफेक्ट है, न्यूक्लियस में डिफेक्ट है, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। स्टेम सेल प्रोडक्शन में ही डिफेक्ट है, स्टेम सेल ही नहीं बन रही है, या बन भी रही है तो कम बन रही है ना, तो इससे अप्लास्टिक एनीमिया या प्योर रेड सेल अप्लेशिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो बोन मेरो में ही अगर मान लो डिफेक्ट है, ठीक है, तो इससे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होता है ना, या बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन या कंजेनाइटल एनीमिया। दिस आर द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, या तो क्या हो, आरबीसी बन गई लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है ना। इससे 2 तरह के, एक तो इंट्रा कार्पस्कुलर और दूसरा एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, यानी कि किस कारण एनीमिया हुआ है, तो पहला ब्लड लॉस, या तो ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, या आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, या उसका डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कॉज आपको
3 तरह के देखने को मिलेंगे और इसमें भी फिर कई सब टाइप है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो भी आपको एनीमिया पढ़ना है उन एनीमिया को हम पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी जिसको रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लास लेना है सेकंड टॉप की, तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स मिलेगा चरक 1.0, है ना, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।